गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास +2 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 5 यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। सभी बच्चों ने जो है ध्यानपूर्वक सुनना है। यह जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको 2 वीडियो में समझाऊंगा। इसके अंतर्गत ही सारे प्रश्न आपके आ जाएंगे। इब्न बतूता और बर्नियर ने जिन दृष्टिकोणों से भारत में अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे उनकी तुलना कीजिए तथा अंतर भी बताइए। तो इसके अंदर जो इब्न बतूता और बर्नियर के दृष्टिकोणों के अंदर जो है अंतर बताना है। जो उन्होंने वृत्तांत लिखे उनमें क्या अंतर है। इब्न बतूता और बर्नियर दोनों ही विदेशी यात्री थे। तो ये दोनों के दोनों जो है विदेशी यात्री थे। इन दोनों ने भारत के बारे में अपने वृत्तांत विस्तार से लिखे हैं। तो दोनों ने जो है अपने जो वृत्तांत लिखे भारत के बारे में काफी विस्तार से लिखे, काफी जानकारी दी अपने वृत्तांतों के अंदर। भारत की तुलनात्मक दृष्टि से उनके वृत्तांत में कुछ समानता कुछ अंतर भी है। तो तुलनात्मक जब हम इसकी तुलना करते हैं तो इनके दोनों के वृत्तांतों के अंदर जो है कुछ समानता दिखाई देती है, कुछ इनमें अंतर दिखाई देता है, जो इस प्रकार है। इब्न बतूता अफ्रीका में मोरक्को देश का रहने वाला था। तो इब्न बतूता था अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश का रहने वाला था। वह धर्मशास्त्री था, वह धर्म का ज्ञान रखता था। उसने साहित्य व शास्त्रीय ज्ञान से हटकर यात्राओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से 1325 में यात्रा प्रारंभ कर दी। तो उसने जो है यात्राओं के माध्यम से जो है ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस उद्देश्य के लिए 1325 में जो उसने यात्रा प्रारंभ कर दी। मध्य एशिया में उसने भारत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशंसा सुनी। तो मध्य एशिया के अंदर उसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशंसा सुनी। लोगों के माध्यम से उसके मन में शासक से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ऐसे शासक से, ऐसे राजा से तो जो है मिलना चाहिए। वह 1334 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा और 1334 ईस्वी में मतलब मोहम्मद तुगलक से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक व इब्न बतूता दोनों एक दूसरे की विद्वता से प्रभावित हुए। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक शासक से मिला और दोनों यानी कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक की और मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता की जो विद्वता है उससे काफी प्रभावित हुए। शासक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। तो राजा के द्वारा जो उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया गया तथा बाद में दूत बनाकर चीन भी भेजा। बाद में इसको जो है दूत बना दिया गया और चीन के अंदर जो है भेज दिया। चीन जाने के बाद वह 1349 ईस्वी में स्वदेश चला गया। चीन जाने के बाद जो है 1349 के अंदर जो अपने देश के अंदर चला गया। मोरक्को के शासक के निर्देश पर इब्न जुजाई ने उससे अनुभव लेकर रिहला नामक ग्रंथ की रचना की। तो 1349 में जब अपने देश के अंदर चला गया तो जो मोरक्को का शासक के निर्देश पर यानी कि मोरक्को का जो उस समय राजा था उसके निर्देश पर इब्न जुजाई ने अपने अनुभव लेकर इब्न जुजाई के द्वारा जो है मोरक्को का जो आपका ये इब्न बतूता था उसने जो कुछ भी बताया इब्न जुजाई के द्वारा जो है वे सारे के सारे रिहला नामक ग्रंथ के अंदर जो है लिखा गया। रिहला नामक ग्रंथ की रचना की गई। दूसरी ओर वर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। दूसरी तरफ जो विद्वान था वर्नियर वो फ्रांस का रहने वाला था। वह व्यवसाय से चिकित्सक था और व्यवसाय से जो है डॉक्टर था। वह शाजा के शासन काल के अंतिम दिनों में 1656 ईस्वी में भारत आया। तो वो शाजा के शासन काल के अंदर जो भारत आया था तथा 1668 में स्वदेश चला गया और 1668 के अंदर जो अपने देश के अंदर चला गया। उसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक लिखी। उसने ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर नामक जो है किताब लिखी, ग्रंथ लिखा। दोनों में समानता यानी कि इब्न बतूता और वर्नियर के अंदर क्या समानता दिखाई देती है कि दोनों ने अपने अपने समय के शासकों के दरबार सामंतों व अन्य उच्च वर्ग के लोगों के जीवन की जानकारी दी। तो इब्न बतूता के द्वारा भी वर्नियर के द्वारा भी जो अपने अपने समय के जो राजा थे उनके दरबार के अंदर जो सामंत रहते थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे, उन सब की जो है इनके द्वारा दोनों के द्वारा जो है जानकारी दी गई। दोनों ने समाज की परंपराओं विशेषकर विवाह प्रणाली, सती प्रथा तथा त्योहारों इत्यादि का वर्णन किया। और दोनों के द्वारा भारत के अंदर उस समय जो है किस तरह से जो है त्योहार प्रचलित थे, किस तरह से जो है सती प्रथा थी,
यह जो है परंपराएं, जो भारत की जो परंपराएं थी, दोनों के द्वारा जो है बताई गई, दोनों का वृत्तांत अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। तो दोनों के जो वृत्तांत है वो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। दोनों में मुख्य अंतर उद्देश्य को लेकर है, यानी कि दोनों ने जो लिखा है उनके अलग अलग उद्देश्य से लिखा है। बतूता अधिक से अधिक जानकारी लेकर जिज्ञासा को शांत करना चाहता था। तो बतूता, जो इब्न बतूता है, वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करके जो अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है, जबकि वर्नियर पूर्व भारत, यानी वर्नियर जो भारत पूर्व देशों के अंदर पड़ता है, तथा पश्चिमी यूरोप, जो पश्चिम की तरफ यूरोपीय महाद्वीप है, उसकी तुलना करता है, यानी कि दोनों के आपस में कंपैरिजन करता है, करते हुए भारत को निम्न बताना चाहता है, यानी कि पश्चिम और पूर्व की तुलना करते हुए पश्चिमी देशों को बढ़िया और भारत को घटिया या निम्न बताना चाहता है। वह यूरोप में पूंजीवाद के उत्थान की स्थितियों के अनुरूप लिखता है, यानी कि यूरोप, जो पश्चिमी देश है, यूरोपीय देश है, उनके अंदर उस समय जो पूंजीवादी प्रणाली प्रचलित थी उसके हिसाब से लिखता है। इब्न बतूता ने स्वयं को कुछ नहीं लिखा। इब्न बतूता ने जो भी जानकारी प्राप्त की है उसने खुद नहीं लिखी है, यानी कि इब्न जुजाई के द्वारा जो है लिखी गई है, जबकि वर्नियर ने रचना स्वयं लिखी है, जबकि वर्नियर जो है उसने रचना जो है अपनी खुद लिखी है। वर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। वर्नियर ने मुगल काल के नगरों का वर्णन किया। तो वर्नियर के द्वारा मुगल काल के नगरों का वर्णन किया गया है। उसके अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। तो वर्नियर के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या का जो है 15% जो है लोग नगरों के अंदर रहते थे। यह अनुपात यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था, और यह अनुपात जो नगरों के अंदर भारत का रहने वाला है वो यूरोपीय नगरों की तुलना में भारत में ज्यादा था। मुगल कालीन नगरों को वर्नियर शिविर नगर कहता है। तो मुगल कालीन यानी मुगल सम्राट के समय के अंदर जो नगर बनते थे उन्हें जो है शिविर नगर का नाम देता है, अर्थात ऐसे नगर जो अपने अस्तित्व के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। तो ये जो ऐसे नगर जो अपने अस्तित्व के लिए, अपने उदय के लिए जो है राजकीय शिविरों पर जो है डिपेंड रहते थे। ये शिविर नगर तभी बनते थे जब राजकीय दरबार का आगमन होता था, और ये शिविर तभी बनते थे जब राजकीय दरबार जब वहां पर लगता था, उसी समय जो है इन नगरों का जो है उदय होता था। राजकीय कारवा के निकल जाने के बाद इन शिविरों का अभिभार्य समाप्त हो जाता। जब राजकीय नगर वहां से चले जाते थे, राजकीय दरबार जब वहां से चले जाते थे, तो इन दरबारों का जो है मतलब अस्तित्व जो है कम हो जाता था, या नगरों का महत्व कम हो जाता था। वर्नियर के अनुसार उस काल में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। तो वर्नियर ये कहता है कि उस समय के अंदर जो सभी तरह के जो नगर थे वे अस्तित्व में थे। ये नगर उत्पादक केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र। तो उस समय के अंदर जो है व्यापारिक नगर भी थे, बंदरगाह नगर भी थे, धार्मिक केंद्र भी थे, तीर्थ स्थल आदि श्रेणियों में विभाजित थे। ये कई श्रेणियों के अंदर जो है विभाजित थे। वास्तव में इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदाय तथा व्यवसायिक वर्गों के अस्तित्व का परिचय था। तो वास्तव के अंदर जो व्यापारिक समुदाय है, व्यवसायिक वर्ग है, इनका अस्तित्व जो है उनका परिचय देने वाला है कि भाई उस समय जो भारत के अंदर बहुत से व्यवसायिक समुदाय रहते थे, व्यापारिक समुदाय रहते थे, और भारत जो है समृद्धशाली था। इस काल में नगरों की एक और विशेषता और भी उभर कर सामने आई। तो इस समय जो है भारत के अंदर नगरों की एक विशेषता और सामने उभर कर आई। व्यापारिक वर्ग मजबूत सामुदायिक एवं बंधुताओं के संबंधों से जुड़े थे। तो व्यापारिक वर्ग जो है आपसी भाईचारे से, बहुत मजबूत आपसी भाईचारे के साथ जो जुड़े हुए थे। वे व्यवसायिक और जातिगत संस्थाओं के माध्यम से संगठित थे। वे व्यवसायों के माध्यम से, जातिगत संस्थाओं के माध्यम से आपस में जुड़े हुए थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था। पश्चिम भारत के इलाकों के अंदर जो ऐसे समुदाय को महाजन के नाम से जाना जाता था। उनके मुखिया को सेठ कहते थे, उनका हेड होता था उसे सेठ कहा जाता था। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों के सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया या सेठ के द्वारा किया जाता था। तो अहमदाबाद जो उस समय काफी पॉपुलर शहर था,
सभी महाजनों या सामुदायिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय, यानी कि जो व्यापारिक समुदाय है उसका जो प्रतिनिधित्व जो है मुखिया या सेठ के द्वारा होता था। शहर के अन्य समुदायों के व्यवसायिक वर्ग में चिकित्सक, शहर के अंदर दूसरे व्यवसाय से संबंधित लोग भी थे, जैसे चिकित्सक जिसे हकीम वैद कहते हैं, अध्यापक, मुल्ला पंडित, अधिवक्ता, वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार आदि सम्मिलित थे। तो ये भी जो है उसके अंदर शामिल थे। वे राजकीय आश्रय अथवा अन्य के संरक्षण में रहते थे। वे जो है राजकीय आश्रय के अंतर्गत जो है रहते थे, या किसी अमीर व्यक्ति के या किसी सामंत के अंतर्गत जो है आश्रय के अंतर्गत वे रहते थे। अब देखिए सती प्रथा के कौन कौन से तत्वों ने वर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो सती प्रथा आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर उस समय प्रचलित थी। तो वर्नियर का ध्यान कौन से तथ्यों के द्वारा जो खींचा गया? वर्नियर ने अपने वृत्तांत में सती प्रथा के बारे में काफी विस्तार से लिखा। तो वर्नियर ने जो वृत्तांत लिखा अपना सती प्रथा के बारे में काफी लिखा। उसने 12 वर्ष की अल्प आयु की एक लड़की के सती होने का मार्मिक वर्णन किया। उसने जो है 12 वर्ष की एक लड़की जो सती होने जा रही है उसका एक दुखदायी वर्णन किया है। उसने सती होने या करने की विधि भी लिखी है। उसने ऐसा भी लिखा कि वही सती किस तरह से होती थी भारत के अंदर लड़कियां। वर्नियर अपने वर्णन में सती के विभिन्न पक्षों का उल्लेख करते हुए जिस तरह लिखता है उसे स्पष्ट होता है कि कई तत्वों ने उसका ध्यान इस दिशा में खींचा है। तो वर्नियर ने सती प्रथा के विभिन्न पक्षों का उल्लेख किया, बहुत से पक्षों का उल्लेख किया है, जिस पर लिखता है कि उससे स्पष्ट होता है कि कई तत्वों ने, यानी बहुत से ऐसे तत्व हैं जिसकी वजह से जो वर्नियर का ध्यान सती प्रथा की तरफ गया, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। सती प्रथा यूरोप की प्रथाओं से अलग थी। जो भारत के अंदर सती प्रथा, यानी कि जिस औरत का पति मर जाता था तो वो औरत जो अपने पति के साथ सती होती थी, इस प्रकार की प्रथा भारत में प्रचलित थी, पश्चिमी देशों में नहीं थी। किसी जीवित व्यक्ति को जलाने की प्रथा उसे अमानवीय लगी। जब अपने पति की लाश के साथ जीवित जलती थी तो इस प्रकार की प्रथा उसे जो है बहुत ही अद्भुत लगी। उसे भारत के अल्प वयस्क शादी आश्चर्यजनक लगी। उसे जो है भारत के अंदर जो छोटी आयु के अंदर शादी लड़कियों की कर दी जाती थी वो भी आश्चर्यजनक लगी, और अल्प अवस्था में विधवा को सती करना और अधिक आश्चर्यजनक लगा। मान लीजिए कोई छोटी उम्र में लड़की की शादी कर दी जाती है और वो विधवा हो जाती है, और जब उसको सती करना पड़ता है तो इस प्रकार की प्रथा जो है वर्नियर को और ज्यादा जो अद्भुत लगी, आश्चर्यजनक लगी। उसे सती होने जा रही बच्ची की मनोदशा का पर तरस आ रहा था। तो जब वो लड़की सती हो रही है उस समय उसके मन की जो दशा थी उसके ऊपर भी जो है वर्नियर को तरस आ रहा था। उसे परिवार की बूढ़ी महिलाओं का व्यवहार अजीब लगा। जो सती कर रहे हैं, परिवार के सदस्य बूढ़ी महिलाएं उसको सती कर रहे हैं, उनका व्यवहार बहुत अजीब लगा वर्नियर को, क्योंकि वे किसी जीवित व्यक्ति को जलाने को महसूस नहीं कर रहे थे। क्योंकि वे बूढ़ी महिलाएं उस लड़की को जो सती होने जा रही है उसको मतलब जीवित जलाने वाली व्यवस्था को जो महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि प्रथा का पालन करने में व्यस्त थे, बल्कि वे अपनी प्रथा का पालन करने में व्यस्त थे, यानी कि वे प्रथा को ज्यादा महत्व दे रहे थे। विधवा के हाथ पांव बांधना तथा फिर ढोल नगाड़ों की आवाज में मरने वाले प्राणी की आवाज को दबाने से अधिक आश्चर्यजनक पहलू और क्या हो सकता था। तो उसने ये बताया कि जो विधवा होती थी उसके हाथ पैर बांध दिए जाते थे, फिर उसकी आवाज को जो है ढोल नगाड़ों की आवाज के अंदर जो है दबा दिया जाता था। इससे ज्यादा जो है वर्नियर ने कहा इससे ज्यादा आश्चर्यजनक क्या हो सकता है। तो बच्चों आज आपके सामने +2 हिस्ट्री में चैप्टर 5 के 3 लॉन्ग क्वेश्चन समझा दिए हैं। सभी बच्चों ने इन्हें जो है अच्छी तरह कॉपी में भी लिखना और याद भी करना है। धन्यवाद।